इसे हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन। हेडिंग बना लो, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। ठीक है। देखिए, एक्सक्रीशन क्या है? जितने भी प्रकार के मेटाबॉलिक वेस्ट ह्यूमन बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जमा होते हैं, उन एक्सक्रीटरी वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एक्सक्रीशन कहा जाता है। ठीक है। तो अलग अलग मेटाबॉलिज्म हम लोगों के बॉडी में चल रहा है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, ये सारा काम हो रहा है ना। तो शरीर के ब्लड में कभी क्या मिक्स होता है? कभी पता चला कि ग्लूकोज मिक्स हो गया, कभी ऑक्सीजन मिक्स हो गया, कभी प्रोटीन ब्लड में जाता है, कभी लिपिड जाता है। तो ये सारी चीजें कहाँ मिलते रहती हैं? ब्लड में। तो जब ब्लड में इतना प्रकार के उपापचयी पदार्थ मिलते हैं, मेटाबॉलिक मटेरियल मिलते हैं, तो ब्लड में कुछ इम्प्यूरिटीज आ जाती हैं। ठीक है। उन्हीं इम्प्यूरिटीज को ब्लड से रिमूव करने का जो प्रोसेस है, उसको क्या कहा जाता है? एक्सक्रीशन। ठीक है। तो एक्सक्रीशन अगर पूछे कि क्या है, तो क्या कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल। अलग अलग उपापचयी क्रियाओं के द्वारा किसी भी जीव के शरीर में जमा जो अपशिष्ट पदार्थ है, उस अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। आई बात समझ में? तो एक्सक्रीशन को अगर डिफाइन करना हो तो क्या डिफाइन करोगे? पॉइंट इसमें लिखिएगा, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजिनस वेस्ट from the body of an individual is called excretion। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, उपापचयी क्रियाओं के द्वारा, उपापचयी क्रियाओं के द्वारा जीवों के कोशिका में जमा, उपापचयी क्रियाओं के द्वारा जीवों की कोशिका में जमा अपशिष्ट नाइट्रोजनी पदार्थों का, अपशिष्ट नाइट्रोजनी पदार्थों का, अपशिष्ट नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। तो जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उससे ब्लड में जो भी चीजें जमा हो, वो शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहलाएगा। ठीक है। अब उत्सर्जी पदार्थ जो होता है, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? अलग अलग होता है, होगा ना जी। जैसे हैबिटाट के बेसिस पर जीव अलग अलग प्रकार के हैं। कुछ पानी में रहेंगे, कुछ जमीन पानी दोनों जगह रहेंगे, कुछ केवल जमीन में रहेंगे, कुछ है जो हवा में रहेंगे। तो वैसे कई प्रकार के अलग अलग जीव हैं। तो उनका परिवेश अलग है, रहन सहन अलग है, भोजन अलग है, तो उनके शरीर में उत्सर्जी पदार्थ भी जो होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है। उन सारे उत्सर्जी पदार्थों के बारे में लिख लो। अगला पॉइंट लिखना, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स हैव, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स हैव different kinds of excretory waste। विभिन्न जीवों में उत्सर्जी पदार्थ, विभिन्न जीवों में उत्सर्जी पदार्थ अलग अलग होते हैं। विभिन्न जीवों में उत्सर्जी पदार्थ अलग अलग होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ अलग अलग होते हैं। पहला लिखिएगा, रेप्टाइल्स प्लस बर्ड्स प्लस इंसेक्ट्स। हिंदी वाले लोग इसी को लिख लेना, सरीसृप प्लस पक्षी प्लस कीट। डैश दे करके लिखना, यूरिको टेलिक। फिर डैश दे करके लिखना,
यूरिक एसिड, ठीक है। दूसरा लिखना मैमल्स, मैमल्स हिंदी में कहते हैं स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव। डैश देकर के लिखना यूरियोटेलिक, इन जीवों को का एक्सक्रीटरी वेस्ट है यूरिया। तीसरा लिखिएगा फिश, डैश दे करके लिखेंगे अमोनियो टेलिक, एक्सक्रीटरी वेस्ट लिखिएगा अमोनिया। हो गया, फटाफट लिख लीजिए। ठीक है, चलिए तो देखिए जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, चूंकि सबका हैबिटाट क्या है, अलग अलग है, इसलिए उनके बॉडी में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट भी जो है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो जितने सारे सरीसृप हैं, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का मतलब जो रेंग के चलते हैं, ठीक है, इसका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, सांप, कछुआ, छिपकली, ठीक है, गिरगिट, ये सब किस में आ जाएगा, रेप्टाइल्स में आ जाएगा। मगरमच्छ सब क्या है, रेप्टाइल्स है। पक्षी समझ ही रहे हो, बर्ड्स, और तीसरा क्या है, इंसेक्ट। इन तीन जीवों में याद करने का फॉर्मूला याद कर सकते हो, RBI, RBI, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, ठीक है। तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट में के बॉडी में जो उनके ब्लड में इंप्यूरिटीज होगी, अशुद्धि होगी, वो किस रूप में अशुद्धि रहेगी उनके बॉडी में, यूरिक एसिड के रूप में रहेगी, ठीक है। उनके ब्लड में जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट जमा होगा वो किस रूप में होगा, यूरिक एसिड के रूप में जमा होगा। इसीलिए उन जीवों को क्या कहा जाता है, यूरिकोटेलिक, ठीक है। क्या कहा जाएगा, यूरिकोटेलिक। जितने सारे मैमल्स हैं, स्तनधारी जीव, तो मैमल्स की पहचान क्या है, तो कर्ण पल्लव बाहर रहेगा, इसको एक्सटर्नल पिन्ना कहते हैं, कर्ण पल्लव, ये हमेशा कहाँ रहेगा, बाहर, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, मैमल्स में आ जाएगा, ठीक है। मैमेमरी ग्लैंड्स पाया जाएगा और वे बच्चे को जन्म देते हैं। तो मैमल्स जितने सारे हैं उनके ब्लड में जो अशुद्धि रहेगी किस रूप में रहेगी, यूरिया के रूप में। इसीलिए सारे मैमल्स को क्या कहा जाएगा, यूरियोटेलिक। क्लियर है। तीसरा क्या लिखा हुआ है, फिश। तो फिश के बॉडी में ब्लड में जो इंप्योरिटी रहेगी वो किस रूप में रहेगी, अमोनिया के रूप में। इसीलिए फिश को क्या कहा जाएगा, अमोनियोटेलिक। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लिखिएगा, किडनीज आर the main, kidneys are the main excretory organ of human body। हिंदी वाले लोग लिखेंगे किडनी, किडनी मानव शरीर का, किडनी मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। किडनी मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग है, मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। अगला पॉइंट लिखिएगा, किडनीज आर फॉर्म्ड बाय, किडनीज आर फॉर्म्ड बाय नेफ्रॉन। किडनी, किडनी नेफ्रॉन द्वारा, किडनी नेफ्रॉन द्वारा, नेफ्रॉन द्वारा निर्मित होता है। किडनी नेफ्रॉन द्वारा निर्मित होता है। इसी में कॉमा देकर के आगे लिखिएगा, सो
nephrons are called, तो nephrons are called structural and functional यूनिट ऑफ किडनी। इसलिए नेफ्रॉन को किडनी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, इसलिए नेफ्रॉन को किडनी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं, क्रियात्मक इकाई कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द मेन फंक्शन ऑफ किडनी is filtration of urea from blood and formation of urine। किडनी का मुख्य कार्य रक्त से यूरिया को छानना। किडनी का मुख्य कार्य रक्त से यूरिया को छानना एवं यूरिन का निर्माण करना है। अगला पॉइंट लिखिएगा, ए ट्यूब arised from each kidney called ureter which opens in urinary bladder, and this bladder opens through यूरेथ्रा। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, प्रत्येक किडनी से एक नलिका निकलती है। प्रत्येक किडनी से एक नलिका निकलती है। एक नलिका निकलती है जिसे यूरेटर कहते हैं। यह यूरिनरी ब्लैडर में आकर खुलती है। यह यूरिनरी ब्लैडर में आकर खुलती है तथा यह ब्लैडर यूरेथ्रा द्वारा खुलता है। तथा यह ब्लैडर यूरेथ्रा द्वारा खुलता है। हो गया, चलो इसको देख लोगे फटाफट। अब इससे कुछ और पॉइंट्स है, इसको लिखने से पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, पहला पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ था? पहला पॉइंट लिखा हुआ था कि किडनी क्या है, ये एक्सक्रीशन का डिफिनीशन लिखा हुआ है,
मानव शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में जो मेटाबॉलिक नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसका निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। ये भी हमने बता दिया। इन सबका एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है, अलग अलग है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछा है। जैसे अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बताइए ब्लू व्हेल जो होता है, ठीक है, ब्लू व्हेल जो होता है उसे आप किस में रखोगे, यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक या अमोनियोटेलिक? ब्लू व्हेल किस में आएगा? 1 2 3 किस में? 2 में। यूरियोटेलिक किस में आएगा? यूरियोटेलिक, क्योंकि ब्लू व्हेल क्या है? सबसे लार्जेस्ट मैमल है, ठीक है, क्या है? सबसे बड़ा मैमल है, वो मछली नहीं है, ठीक है। या फिर दूसरा अगर हम आपसे पूछे कि बताओ डॉल्फिन जो है वो किस में आ जाएगा? डॉल्फिन किस में आएगा? तो क्या कहोगे, मछली है कि मैमल है? डॉल्फिन मैमल है। डॉल्फिन्स भी क्या आता है? मैमल। सबसे बड़ी मछली का नाम पूछे तो क्या कहोगे? शार्क। सबसे बड़ी मछली कौन सी है? शार्क। अगर पूछे शार्क का एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होगा तो क्या कहोगे? अमोनियोटेलिक। शार्क किस में आएगा? अमोनियोटेलिक में। पूछे चिंपैंजी किस में आएगा? चिंपैंजी हाँ अमोनियोटेलिक में आएगा। बंदर किस में आएगा? अमोनियोटेलिक। जितना भी जानवर है, शेर, घोड़ा, चीता, भालू, ऊंट, गीदड़, जितना सारा है सब किस में आ जाएगा? अमोनियो किस में आ जाएगा? यूरियोटेलिक। किस में आएगा? यूरियोटेलिक में आ जाएगा। ह्यूमन बींग्स भी किस में आ जाएगा? यूरियोटेलिक में आ जाएगा। समझ गया? मछली सब इसमें, जितना सारा कीट वगैरह है, कॉकरोच अगर पूछे तो किस में आ जाएगा? यूरिकोटेलिक। फ्रॉग पूछे किस में आएगा? यूरिकोटेलिक। मच्छर पूछा जाए किस में आएगा? यूरिकोटेलिक। जितना सारा इंसेक्ट है सब यूरिकोटेलिक। जितना सारा पक्षी है, कौवा, कबूतर, चील, बाज, जितना सारा है सब यूरिकोटेलिक। जितने सारे सरीसृप हैं सबके सब यूरिकोटेलिक, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट में ध्यान दोगे, किडनी जो होता है वो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। ऐसे हम लोग का जो त्वचा है, स्किन, वो भी किस में आता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन में ही आता है। त्वचा से पसीना निकलता है ना, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहलाएगा ना। लेकिन मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन का मतलब क्या? शरीर में मौजूद मुख्य उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन। तो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया। और यूरिया है कहाँ? ब्लड में। तो आपकी त्वचा ब्लड से यूरिया को थोड़े ना छान लेगा। छान लेगा क्या? नहीं छानेगा। कौन छानेगा? किडनी छानेगा। इसीलिए किडनी को क्या कहा गया? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, प्रमुख उत्सर्जी अंग। कौन है? किडनी। कितनी किडनियां होती हैं? 2। किस शेप की होती है? बीन सीड शेप। कैसा होता है? बीन सीड शेप। राजमे के बीज जैसा किडनी दिखाई देता है। राजमा देखे हो ना, ब्राउन कलर का जो होता है, तो किडनी का कलर भी वैसा ही होता है, शेप भी वैसा ही होता है। तो ब्राउन सीड शेप है। लोकेटेड कहाँ है? तो पेल्विक रीजन ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के पिछले भाग में, ठीक है। ये पूरा का पूरा अगर एब्डोमेन है तो एब्डोमेन के आगे वाले हिस्से में नहीं, कहाँ रहेगा? पिछले हिस्से में। ये पीछे की ओर दोनों साइड में क्या मिलेंगी? किडनियां मिलेंगी। तो पेल्विक रीजन ऑफ एब्डोमेन। लगभग 230-240 ग्राम की एक किडनी जो होती है वो होती है। इसका वेट हो जाएगा 230 से 240 ग्राम के आसपास, ठीक है। किडनी का मेन किडनी किस चीज से बना हुआ है? नेफ्रॉन से। तो जिससे जो पदार्थ बना रहता है उसको उसका क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। जैसे पूछे कि हम लोगों का बॉडी किस चीज से बना है, तो सेल से बना है, इसलिए सेल को क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। किसी भी जीव का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सेल। वैसे ही पूछे हम लोगों का नर्वस सिस्टम किस चीज से बना हुआ है? तंत्रिका तंत्र। तो क्या कहोगे? न्यूरॉन्स से बना हुआ है। नर्वस सिस्टम किसका बना हुआ है? न्यूरॉन्स से। इसलिए न्यूरॉन्स को क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो वैसे ही किडनी बना है नेफ्रॉन से, इसीलिए नेफ्रॉन को क्या कहेंगे? किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहेंगे, ठीक है। यही नेफ्रॉन, नेफ्रॉन काम कैसे करता है? तो छनना जैसा काम करता है। कैसे काम करेगा? छनना जैसा। जो फिल्टर होता है यही काम करता है। नेफ्रॉन ही है जो किडनी में ब्लड जब आता है तो यूरिया को अपने अंदर छान के रख लेता है। तो नेफ्रॉन फिल्टर करने का काम करता है और इसी से पूरी की पूरी किडनी बनी हुई है, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लेना, देयर आर पार्ट्स ऑफ किडनी। पहला लिखना कॉर्टेक्स, दूसरा लिखना मेडुला। हिंदी वाले लोग लिखेंगे किडनी के 2 भाग हैं। किडनी के 2 भाग हैं। पहला कॉर्टेक्स, पहला लिखेंगे कॉर्टेक्स, ब्रैकेट में लिख लेना बाहरी भाग।
कॉर्टेक्स के ब्रैकेट में लिख लेना बाहरी भाग, आउटर पार्ट, बाहरी भाग, और दूसरा लिख लेना मेडुला, आंतरिक भाग, इनर पार्ट। हो गया? तो क्या लिखा है? नेफ्रॉन को कहेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का मेन काम लिख दिया गया है। क्या किडनी का मेन काम है? किस चीज को फिल्टर करना? यूरिया को। कहां से फिल्टर करना? ब्लड से। और किस चीज का निर्माण करना? यूरिन का। ठीक है, ये किडनी का क्या है? काम है। आगे क्या लिखा हुआ है? ए ट्यूब एराइज्ड फ्रॉम इच किडनी। इसको फिगर से समझ लो। देखो किडनी जो होगा वो हम लोगों को दिखेगा कैसा? ब्राउनिश कलर का होता है। ठीक है, कैसा होगा? ब्राउनिश कलर का होगा। इस शेप का लगभग किडनी हम लोगों का बीन सीड शेप का पाया जाता है। अब किडनी का जो पूरा का पूरा आंतरिक भाग है, यह पूरा आंतरिक भाग ढेर सारे छन्नों द्वारा घिरा रहता है। इन्हीं छन्नों को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन्स। क्या कहेंगे? नेफ्रॉन्स। और किडनी के ऊपर में एक ऐसी कप शेप संरचना होती है, इस कप शेप संरचना को कहा जाता है बोमेन्स कैप्सूल। क्या कहेंगे? बोमेन्स कैप्सूल। तो कई जगह पर क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ रहता है कि किडनी किन से मिल करके बना है, तो हम लोग दोनों का नाम लेते हैं, बोमेन कैप्सूल का भी नाम लेते हैं और नेफ्रॉन्स का भी नाम लेते हैं। ठीक है, किडनी अगर पूछे किससे बना हुआ है तो दोनों का नाम लिया जाता है, बोमेन कैप्सूल का भी, और हिंदी में बोमेन कैप्सूल को बोमेन संपुट कहते हैं। ठीक है, बोमेन संपुट। बोमेन कैप्सूल और ये नेफ्रॉन दोनों को मिला के क्या बन गया? किडनी बन गया। अब ध्यान से समझना इसको, ये जो बाहरी भाग देख रहे हो ना, इस बाहरी भाग को क्या कहा जाएगा? कॉर्टेक्स। ठीक है, और जो आंतरिक भाग है, इस आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? मेडुला। अब ये मेडुला ब्रेन वाला मेडुला नहीं है, ब्रेन का मेडुला अलग है, हिंड ब्रेन में पाया जाता है, जो उल्टी और निगरण का केंद्र है। ठीक है, उल्टी को और भोजन के निगलने को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला करता है, वो ब्रेन का पार्ट है। और ये किडनी का आंतरिक भाग है मेडुला, और बाहरी भाग क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स। इसी कॉर्टेक्स वाले हिस्से पर, किडनी के बाहरी भाग पर एक ग्लैंड पाया जाता है, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्लैंड। नाम सुना हुआ लग रहा है? एड्रिनल ग्लैंड कहां पर होता है? किडनी के बाहरी भाग पर, कॉर्टेक्स वाले हिस्से पर पाया जाता है। तो किडनी पर एक ही ग्लैंड है केवल, कौन सा ग्लैंड? कौन सा ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, अब इसको समझो। देखो अब दोनों किडनियों से क्या होगा? एक एक ट्यूब निकला हुआ है, एक एक डक्ट निकला हुआ है। ठीक है, ये ट्यूब निकला हुआ है, इसी ट्यूब को क्या बोला जाता है? यूरेटर। प्रत्येक किडनियों से जो ट्यूब निकला हुआ है, इस ट्यूब को क्या कहेंगे? यूरेटर कहेंगे। ठीक है, अब ये यूरेटर आकर के ओपन कहां पर होगा? यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये क्या कहलाएगा? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर जो होगा वो किस में ओपन हो जाएगा? तो यूरिनरी ब्लैडर ओपन होगा यहाँ किसके द्वारा? तो यूरेथ्रा के द्वारा। ये क्या हो गया? यूरेथ्रा। ठीक है, तो एक किडनी से जुड़े कितने भाग हो गए? बेसिकली 3। पहला भाग कौन सा हो गया? यूरेटर। दूसरा भाग इसका कौन सा हो गया? यूरिनरी ब्लैडर। और तीसरा भाग कौन सा हो गया? यूरेथ्रा। ये 3 पार्ट हो जाएंगे किसके? प्रत्येक किडनी का। अब फंक्शन कैसे करेगा वो ध्यान से समझना। देखो पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड जो होता है वो कहाँ लाया जाता है? किडनी में। कैसा ब्लड लाया जाएगा? इम्प्योर। ये ब्लड आ रहा है कहाँ? किडनी में। अब कहोगे सर ये ब्लड जो किडनी में आ रहा है वो किससे आ रहा है? ये ब्लड आ रहा है ना, ये ब्लड कैसा है? प्योर की इम्प्योर? इम्प्योर। इस ब्लड में इम्प्योरिटी के रूप में क्या मिला हुआ है? यूरिया। क्या मिला हुआ है? यूरिया। क्योंकि ब्लड में इम्प्योरिटी हम लोगों का क्या है? यूरिया ही है। तो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त यानी ब्लड प्लस यूरिया कहाँ लाया जाता है? किडनी में। किसके द्वारा लाया जाता है? तो जिस ट्यूब के द्वारा यह आ रहा है, इस ट्यूब को कहा जाता है रीनल आर्टरी। क्या कहा जाता है? रीनल आर्टरी। हिंदी में कहते हैं रीनल धमनी। किडनी में जो भेन लगा रहेगा, जो आर्टरी लगा रहेगा, उसको रीनल आर्टरी, रीनल भेन कहते हैं। समझ में आया? और जैसे हार्ट में जुड़ा हुआ था तो हार्ट में क्या कह रहे थे? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी भेन। मेन आर्टरी को अरोटा, मेन भेन को वेना कावा, कल बताए थे ना। वैसे ही किडनी में जो आर्टरीज भेन लगा हुआ है उसको रीनल आर्टरी और रीनल भेन कहते हैं। तो इस रीनल आर्टरी के द्वारा ब्लड प्लस यूरिया कहां पर आएगा? किडनी में। ठीक है, अब किडनी में जैसे ही यूरिया आया तो इसके अंदर में ये जो नेफ्रॉन्स देख रहे हो, ये सब नेफ्रॉन क्या काम करेगा? यूरिया को अपने अंदर छान करके रख लेगा। यानी पूरा का पूरा रक्त में से यूरिया फंस करके रह गया कहाँ? किडनी के भीतर। ठीक है, अब ब्लड से यूरिया तो छन गया, अब फिर किडनी से ही एक ट्यूब निकला हुआ है। एक डक्ट कहाँ से निकला? किडनी से ही।
इस डक्ट को क्या कहा जाता है? रीनल वेन। इसको क्या कहेंगे? रीनल वेन। फिर रीनल वेन से क्या होगा? जिस ब्लड से यूरिया छना चुका है, मतलब कैसा ब्लड? प्योर ब्लड, ठीक है। जिस ब्लड से यूरिया छना चुका है वो ब्लड इस रीनल वेन से होता हुआ वापस कहाँ चला गया? शरीर के अंदर चला गया, शरीर के सारे सारे सेल में चला गया। अब किडनी के अंदर तुम्हारा क्या फंसा है? यहाँ पर क्या फंसा हुआ है? यूरिया। अब उस यूरिया को किडनी में ही छोड़ देंगे कि किडनी से निकालना होगा? किडनी से निकलेगा ना जी। किडनी में लंबा समय रहेगा, पता चला किडनी को ही सड़ा दिया, तो यूरिया को क्या करना पड़ेगा? किडनी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये काम अब कैसे होगा? ध्यान से समझना। देखो, जो हम लोग वाटर पीते हैं, पानी जब शरीर के अंदर जाता है तो उस वाटर का हम लोगों के बॉडी में क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। आगे चल करके हम लोग एक हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करता है। उस हार्मोन का नाम है एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसको कौन सेक्रेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हार्मोन चैप्टर में, ठीक है। तो जो एडीएच हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका मेन काम है किडनी में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराना, यानी किडनी द्वारा जल का पुनर्अवशोषण कराना। कौन कराता है? एडीएच कराता है। जैसे तुमने पानी पिया तो वो पानी गया जो, तो वो किडनी को रीअब्जॉर्ब कराएगा। या जो उत्सर्जी पदार्थ है, आपको याद होगा मैंने लिखवाया था, लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम कर रहा था? एक्सक्रीटरी वेस्ट से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा था। याद आ रहा? लिखवाए थे। बड़ी आंत का एक भाग था ना, कोलन, तो कोलन में मैंने क्या लिखवाया था? इट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एक्सक्रीटरी वेस्ट। यह एक्सक्रीटरी वेस्ट से किसको एब्जॉर्ब करता है? वाटर को। तो जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ वो वाटर किडनी में पहुंचेगा, किस हार्मोन की सहायता से? एडीएच। और किडनी में जैसे ही वाटर पहुंचा तो यूरिया प्लस वाटर। अब वाटर में यह यूरिया क्या है? सॉल्युबल है, घुलनशील है ना। तो ये वाटर इस यूरिया को क्या कर लेगा? अपने अंदर सॉल्युबल घुला लेगा। और घुला लेने के बाद यूरिया और वाटर मिल गया तो किसका फॉर्मेशन हो गया? यूरिन का। क्या बन गया? यूरिन। अब ये यूरिन जिसे इस किडनी ने तैयार किया, वो यूरिन किसके द्वारा पास होकर के नीचे आएगा? किसके द्वारा आएगा? यूरेटर। तो यूरेटर से पास होकर के यूरिन आया और कहां पर जमा हो गया? यूरिनरी ब्लैडर में। और बॉडी से रिमूव किसके द्वारा यूरिन हो जाएगा? यूरेथ्रा के द्वारा रिमूव हो जाएगा। प्रोसेस समझ में आया? हाँ, एक रफ डायग्राम इसका बना लीजिए।
हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। The yellow color of urine is due to यूरोक्रोम। यूरिन का पीला रंग, यूरिन का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण, यूरिन का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। जबकि जबकि इसमें गंध, जबकि इसमें गंध अमोनिया के कारण, जबकि इसमें गंध अमोनिया के कारण होती है, जबकि इसमें गंध अमोनिया के कारण होती है। इंग्लिश वाले लोग लिख लेना, द ऑर्डर स्मेल ऑफ यूरिन इज ड्यू टू अमोनिया, इज ड्यू टू अमोनिया। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट लिखिएगा आगे। इन लिखिएगा इन द केस ऑफ, या उससे पहले लिखना समटाइम्स, सम undigested, sometimes some undigested minerals store in pelvic region of kidney called stone. Its chemical name is calcium oxalate. हिंदी वाले लोग लिखेंगे कई बार बिना पचे हुए खनिज, बिना पचे हुए खनिज, बिना पचे हुए खनिज किडनी के आंतरिक भाग में, किडनी के आंतरिक भाग में जमा होते रहते हैं, किडनी के आंतरिक भाग में जमा होते रहते हैं। इन्हें पथरी कहा जाता है, इन्हें पथरी कहा जाता है, पथरी कहा जाता है। इनका रासायनिक नाम, इनका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम कैल्शियम, कैल्शियम CALCIUM, कैल्शियम ऑक्जालेट OXALATE, कैल्शियम ऑक्जालेट है, कैल्शियम ऑक्जालेट है। ठीक है, यूरिन का येलो कलर किस कारण होगा? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम कौन बनाता है? लीवर। कौन बनाएगा? लीवर बनाएगा। किडनी में स्मेल किस कारण होगा? अमोनिया के कारण। अमोनिया कौन बनाएगा? यूरिन में जो स्मेल होगा किस कारण? अमोनिया के कारण। अमोनिया कौन बनाएगा? लीवर बनाएगा। ठीक है, तो दोनों का सिंथेसिस करता है लीवर। आगे लिखा हुआ है कि कई बार किडनी में जो पथरी हो जाता है, वो पथरी क्या होता है? जैसे किडनी में कई सारे मिनरल्स फिल्टर होने के लिए पहुंचते होंगे। जितने चीज हम लोग भोजन में करते हैं, सारे पदार्थ क्या डाइजेस्ट हो जाते हैं? नहीं डाइजेस्ट होते हैं। कुछ वैसे पदार्थ होते हैं, वैसे मिनरल्स होते हैं जिसे हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता। मिनरल्स में जरूरी थोड़ी है कि सबका सब मिनरल्स ऑर्गेनिक ही होगा।
कुछ इनऑर्गेनिक मिनरल्स भी हो जाते हैं जो बॉडी में जाते हैं। अब जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स गया उसको तो हम लोग का बॉडी डाइजेस्ट करेगा नहीं, तो जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो फिल्टर होने के लिए कहाँ जाएगा? किडनी में ही। ब्लड लास्टली फिल्टर होने के लिए कहाँ जाएगा? किडनी में। मान लो तुम्हारा पाचन तंत्र किसी पदार्थ को डाइजेस्ट नहीं कर पाया, तो जिसे डाइजेस्ट नहीं कर पाया उस मिनरल्स को माइक्रोविलाई छोटी आंत से कहाँ मिलाएगा? ब्लड में। और वो ब्लड फिल्टर होने कहाँ जाएगा? किडनी में। तो किडनी क्या काम करेगा? उस ब्लड से यूरिया को तो छानेगा ही, साथ ही साथ उस मिनरल्स को भी छान लेगा। तो मिनरल्स प्लस यूरिया दोनों कहाँ रह गया? किडनी में। और वही मिनरल्स किडनी के आंतरिक भाग में धीरे धीरे क्या होते रहते हैं? जमा होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं। जब ज्यादा कलेक्ट हो जाते हैं तो बन जाता है क्या? स्टोन, पत्थरी। तो पत्थरी का मतलब स्टोन पत्थर वाला पत्थरी नहीं होता है, वो क्या होता है? मिनरल्स होते हैं, अनडाइजेस्टेड मिनरल्स होते हैं। और उन्हीं अनडाइजेस्टेड मिनरल्स को क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्सैलेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सैलेट कहते हैं। क्लियर है? तो कैल्शियम के रूप में वो क्या होते रहते हैं? जमा होते रहते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखना। इन द केस ऑफ किडनी फेल्योर, patients are laying on dialysis machine, which is called artificial किडनी। हिंदी वाले लोग लिखेंगे किडनी खराब होने पर, किडनी खराब होने पर रोगी को, किडनी खराब होने पर रोगी को डायलिसिस मशीन पर रखा जाता है। रोगी को डायलिसिस मशीन पर रखा जाता है। इस डायलिसिस मशीन को, इस डायलिसिस मशीन को कृत्रिम वृक्क, कृत्रिम वृक्क, किडनी को हिंदी में वृक्क कहते हैं। इस डायलिसिस मशीन को कृत्रिम वृक्क मतलब आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है, कहा जाता है। जिसकी किडनियां खराब हो गई, अब वो तो यूरिया को छान नहीं सकता। किडनी खराब हो गया तो यूरिया फिल्टर होगा उसके ब्लड से? नहीं होगा। तो फिर क्या करना पड़ता है? उसको डायलिसिस मशीन पर रखा जाता है। डायलिसिस मशीन को ही कहा जाता है आर्टिफिशियल किडनी। अब जैसे मान लो किसी के बॉडी में हार्ट में कोई दिक्कत आ जाए, हार्ट में सर्जरी करना है, तो हार्ट में सर्जरी करना है तो जितना देर सर्जरी करेगा उतना देर तो हार्ट का कनेक्शन लगा के नहीं ना रख सकते हैं वेन आर्टरीज कैपिलरीज से। समझ में आ रहा है? घर के टंकी में अगर काम करना शुरू कर दो तो पानी का सप्लाई उस समय थोड़े दे सकते हो? दे सकते हो? तो हार्ट में ही काम चलाए किया जा रहा है, तो जितना पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी आर्टरी है, अरोटा है, वेना कावा है, सबको क्या करा जाता है? डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि सर्जरी कर सके। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो जितना देर सर्जरी करोगे उतना देर तो ब्लड का सप्लाई पूरे बॉडी में रुक जाएगा, और थोड़ा देर भी ब्लड का सप्लाई रुका, व्यक्ति गया काम से, तो उतना देर तक उस रोगी को क्या लगाया जाता है? पेसमेकर। क्या लगाया जाता है? पेसमेकर। तो पेसमेकर के बारे में याद रखना, पेसमेकर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल हार्ट बोलते हैं। पेसमेकर को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल हार्ट, कृत्रिम हृदय बोलते हैं। और वैसे ही डायलिसिस मशीन को क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल किडनी बोला जाता है। तो पेसमेकर याद नहीं रहे तो ऊपर में कहीं लिख लेना, PACEMAKER, पेसमेकर इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हार्ट। जिन्हें याद नहीं रहे वो लिख लेंगे, पेसमेकर इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हार्ट। पेसमेकर को कृत्रिम हृदय कहा जाता है, पेसमेकर को कृत्रिम हृदय कहा जाता है। ठीक है? और वैसे किडनी को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल, डायलिसिस मशीन को बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। अगला पॉइंट लिखिएगा, द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन ऑफ ब्लड थ्रू डायलिसिस मशीन is called
हीमोडायलिसिस, लिखेंगे डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण हीमोडायलिसिस कहलाता है। हीमोडायलिसिस कहलाता है। ठीक है, हीमो का मतलब क्या हो गया? ब्लड। ठीक है, और डायलिसिस का मतलब क्या हो गया? शुद्धिकरण। एक लास्ट पॉइंट लिखना, लास्ट पॉइंट में लिखना द फिल्टर क्वाइल ऑफ डायलिसिस मशीन, filter coil of dialysis machine is formed by cellulose। डायलिसिस मशीन का छनना, डायलिसिस मशीन का छनना सेलुलोज का बना होता है। डायलिसिस मशीन का छनना सेलुलोज का बना होता है। डायलिसिस मशीन का छनना सेलुलोज का बना होता है। प्रोसेस समझ में आया? नहीं आया? इसको समझ लोगे फिगर से। देखो, डायलिसिस मुख्यतः क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन की तरह होता है। ठीक है, इस तरीके का मान लो एक इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है। अब जिस व्यक्ति का दोनों किडनी खराब हो गया, तो दोनों किडनी खराब होने के बाद क्या होगा? यूरिया तो बिल्कुल फिल्टर नहीं हो रहा है। एक किडनी में अगर प्रॉब्लम है तो दूसरा किडनी पर लोड बढ़ जाता है, लेकिन वो काम चला देता है। अब जिसका दोनों किडनी खराब हो गया, अब यूरिया फिल्टर ही नहीं हो रहा है, तो उस रोगी को सप्ताह में कम से कम एक डायलिसिस देना पड़ता है। ठीक है, वीक में एक डायलिसिस देना पड़ता है। ज्यादा दिक्कत आ गया तो एक सप्ताह में 2-2 डायलिसिस देना पड़ता है, 3-3 दिन पर। अब डायलिसिस बहुत ही खतरनाक प्रक्रिया है। ठीक है, ज्यादा किडनी खराब हो गया तो ये भी गारंटी नहीं है कि डायलिसिस के बाद रोगी बच ही जाए। डायलिसिस होते में ही कई बार रोगी जो होता है वो निकल लेता है बेचारा। ठीक है, डायलिसिस होते में ही बीच में ही चला गया। डायलिसिस चलते समय जो भयंकर शरीर में दर्द भी होता है। अब सोचिए, पूरे शरीर से खून को कोई मशीन बहुत तेजी से खींच रहा हो। नॉर्मली सुई लगा करके खून को खींचते हैं तो देखते हो कि कितना दर्द होता है। अब पूरे मशीन से खून को खींचा जा रहा है बॉडी से। जब तक खिंचाएगा नहीं तो फिल्टर कैसे करेंगे? तो सोचिए कितना दर्द करता होगा। अब फिर शरीर में उतना ही ढकेल करके ब्लड को चढ़ाना है। जितना तेजी से निकाल रहे हैं उतना ही तेजी से ब्लड को चढ़ाना है। तो मतलब जो भी 2-3 घंटा डायलिसिस में लगता है, 3-4 घंटा, वो भयंकर टाइम होता है। रोगी एकदम कष्ट में रहता है बेचारा। तो डायलिसिस मशीन जो होता है उसमें होता क्या है? डायलिसिस जैसे हम लोगों के बॉडी में किडनी को अगर ब्लड का फिल्ट्रेशन करना हो तो कौन क्या करता है? नेफ्रॉन कर देता है। नेफ्रॉन कर देता है। तो इस डायलिसिस मशीन में तो नेफ्रॉन लगा नहीं सकते हैं। नेफ्रॉन क्या होता है? नेचुरल होता है ना, प्राकृतिक होता है। तो इस डायलिसिस मशीन में नेफ्रॉन के जगह पर क्या लगा दिया जाता है? सेलुलोज। क्या लगा देते हैं? सेलुलोज लगा देते हैं। सेलुलोज क्या है? प्लांट का सेल वॉल। प्लांट का सेल वॉल किसका बना रहता है? सेलुलोज का बना रहता है। आपका जो कॉपी है वह क्या है? सेलुलोज ही है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है? सेलुलोज का एक पूरा का पूरा फिल्टर कॉइल बना देते हैं, मतलब छन्ना बना देते हैं। ठीक है, अब यही छन्ना जो होगा वो क्या करेगा? ब्लड से यूरिया को फिल्टर कर करके अलग करेगा। ठीक है, अब क्या किया जाएगा? रोगी के शरीर से ब्लड को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। और ब्लड को बाहर निकाल करके उस ब्लड को कहाँ भेजा जाएगा? इस डायलिसिस मशीन के अंदर। तो डायलिसिस मशीन में जैसे ही ब्लड जाएगा तो ये सेलुलोज क्या करेगा? ब्लड से किसे छान के अपने पास रख लेगा? यूरिया को। ठीक है, फिर प्योर ब्लड को क्या करेंगे? एक जगह पर जमा करेंगे। जो शुद्ध रक्त होगा उस शुद्ध रक्त को एक जगह पर क्या किया जाएगा? कुछ देर के लिए जमा किया जाएगा। और फिर इस ब्लड को, अब शरीर से ब्लड निकल रहा था तो उस ब्लड का कुछ टेम्परेचर होगा ना। जैसे मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 98.7 फॉरेनहाइट ही होता है। 98.7 डिग्री फॉरेनहाइट में होता है। सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ये हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर है। तो ब्लड जब बाहर निकल रहा है शरीर से तो उस ब्लड का भी कुछ तापमान रहता होगा ना। तो मान लो 37 डिग्री के साथ ब्लड निकला, फिर फिल्टर हुआ। अब उस ब्लड में से यूरिया छनने के बाद उस ब्लड को क्या करेंगे? एक जगह जमा कर करके 0 डिग्री सेल्सियस पर उस ब्लड को क्या किया जाएगा? ठंडा किया जाएगा। कितने तापमान पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब 37 से जो ब्लड को 0 डिग्री पर टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे, क्यों करेंगे?
ताकि इस फिल्ट्रेशन के दौरान अगर ब्लड में कुछ गंदगी आ गई हो, कोई वायरस आ गया हो, कोई बैक्टीरिया आ गया हो, कोई रोगाणु आ गया हो, तो वो इस प्रक्रिया से क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। समझ में आया? अब 37 से 0 डिग्री विद इन सेकेंड टेम्परेचर गिरा देंगे। जैसे मान लो फ्रिज में तुम कोई पदार्थ को रखे, ठीक है, फ्रिज में मान लो आपने कोई सब्जी बना करके रखा, सब्जी है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, एकदम गर्म अभी रखे ही हो। अब उसका तापमान जो गिरेगा वो कैसे गिरेगा, 99 डिग्री, 98 डिग्री, 97 डिग्री, ऐसे कर करके ना ठंडा होगा। लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं किया जाएगा, 37 डिग्री से विद इन सेकेंड टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस पर ला देंगे। अगर एक एक डिग्री घटाओगे तापमान को तो इसके अंदर में जो रोगाणु है वो एग्जिस्ट कर जाएगा, वो सर्वाइव कर जाएगा। अगर एक एक करके उतरेगा ना टेम्परेचर तो वो एडॉप्ट कर जाएगा, उसमें नहीं मरेगा। इसलिए सडनली इसके टेम्परेचर को क्या करा जाता है, 0 डिग्री पर ला देते हैं। लेकिन इसको क्लॉट नहीं होने दिया जाता है, जमने नहीं दिया जाता है। इसमें कई सारे केमिकल्स, रसायन मिलाए जाते हैं जिससे ब्लड जमता नहीं है, लेकिन 0 डिग्री पर आ जाता है। फिर इसके टेम्परेचर को 37 दे करके धीरे धीरे बॉडी में क्या कर दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। यही पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, हीमोडायलिसिस कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएगा, हीमोडायलिसिस। यही सेम प्रक्रिया किया जाता है किस में, तो पढ़े होंगे आप लोग, दूध में किया जाता है, पास्चुराइजेशन। दूध में क्या करते हैं, पास्चुराइजेशन करते हैं। तो पास्चुराइजेशन में क्या किया जाता है, दूध को लिए एक कंटेनर में लिए और 73 डिग्री सेल्सियस पर दूध को कितना मिनट के लिए रखते हैं, 15 मिनट के लिए। ठीक है, एक कंटेनर लिए, उसमें क्या किया, दूध को डाला और एक ही बार उस दूध के तापमान को कितना पहुंचा देंगे, 73 डिग्री सेल्सियस। अगर 63 पर करोगे तो दूध को आधा घंटा रखते हैं, 73 पर करेंगे तो दूध को 15 मिनट रखते हैं, दोनों मेथड से होता है। अब 73 डिग्री सेल्सियस पर दूध को कितना देर रखेंगे, 15 मिनट। और फिर सीधे 73 कैसे पहुंचाया गया था, 1 2 3 नहीं, एक ही बार डायरेक्ट 73 डिग्री, ताकि जितना सब उसमें हो बैक्टीरिया वगैरह सब खत्म। और फिर 73 से एक ही बार गिरा देंगे कितना पर, 0 पर। एक बार टेम्परेचर को 73 से विद इन सेकेंड कितना, 0। तो उसके अंदर जो भी पैथोजन है सब जल उल करके मर उड़ करके ठंडा गया, गर्मा गया, खत्म हो गया। फिर से पैकेट में डाल करके बेच देते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, पास्चुराइजेशन कहलाती है, पास्चुरीकरण कहलाता है। ठीक है, इसलिए पैकेट का जो मिल्क है उसको आप डायरेक्ट, जो दूध है पैकेट वाला, उसको आप डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, भोजन में डायरेक्ट लिया जा सकता है, कोई हानिकारक प्रभाव उसका नहीं है। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये 4 चैप्टर था, चारों चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया। ह्यूमन फिजियोलॉजी 1 यूनिट खत्म। क्या क्या पढ़े हम लोग, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी ह्यूमन का केवल पढ़े हैं। ठीक है, प्लांट में बाकी है, प्लांट में एक्सक्रीशन बाकी है, प्लांट में न्यूट्रिशन बाकी है, ये आगे अभी पढ़ना है। ह्यूमन का खत्म हुआ। ठीक है, अब इसका एक टेस्ट जो होगा संभवतः अगले क्लास में हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, 30 को तो बीपीएससी है। आज आपका कितने तारीख हो गया, 28 हो गया ना, तो कल और परसों तो आपकी क्लासेस ऑफ ही रहेंगी बीपीएससी के एग्जाम को लेकर के। तो नेक्स्ट डे मंडे को क्लास है, तो मंडे के क्लास में तैयारी रखिएगा। चारों चैप्टर, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी भी पढ़ लीजिएगा, न्यूट्रिशन भी पढ़ लीजिएगा। न्यूट्रिशन जितना अभी तक पढ़ाए हैं उतना पूरा पढ़ करके आइएगा। अगले क्लास में 50 या 100 क्वेश्चन का 1 घंटे का टेस्ट रहेगा। ठीक है, फिर अगले क्लास में अगला चैप्टर कंटिन्यू कर दिया जाएगा। इतने चैप्टर का पहले टेस्ट दे देंगे आप, उसके बाद आगे पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही। आप में से भी कोई जा रहे हैं बीपीएससी देने, कोई नहीं जा रहे हैं?